तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं साइंस, क्लास 10th की साइंस, और साइंस का पहला चैप्टर हम आज से शुरू करेंगे। तो देखिए, आपका जो साइंस का पहला चैप्टर है क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इस पूरे जो सब्जेक्ट में साइंस के कितने हैं, 13 चैप्टर्स हैं। इन सभी चैप्टर्स को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, सीखेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि जो हमारी क्लासेस होगी वो NCERT बेस्ड होंगी, वहीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आप तैयारी आपकी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला चैप्टर है क्या, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पहला चैप्टर होगा। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जब एक या एक से अधिक वस्तुएं मिल करके जब नई चीज कोई बनाए तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एक या एक से अधिक वस्तुएं, धातुएं या पदार्थ आपस में मिलकर जब कोई नई चीज बना दे उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कही जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन आप देख लीजिए, ठीक है। क्या कहा गया है इसमें कि जब, एक मिनट, ठीक है, जब एक या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। कार्बन में आप ऑक्सीजन मिला दीजिए, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। आप हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिला दीजिए, आपका क्या बनेगा, H2O बनेगा, यानी पानी बनेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके नया पदार्थ बना रहे हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया को, इस प्रक्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए, 2H2 प्लस O2, ठीक है, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, 2H2O। ये क्या है, जल है आपका, ठीक है। देखिए, अभिक्रिया में दो चीजें निकल के आती है। जब दो वस्तुएं आपस में मिलती है तो ये दोनों वस्तुओं को हम साथ में क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इन्हें, अभिकारक बोलते हैं। जब वो वस्तुएं मिल करके कोई चीज बना देती हैं तो उसे हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ जो H2 है ये क्या है, गैस फॉर्म में है। ऑक्सीजन कैसा है, गैस फॉर्म में है, और मिल करके अभिक्रिया बना करके ये जो H2O बना रहे हैं, जो कि आपको लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, नया उत्पाद मिल रहा है। ये पूरी अभिक्रिया आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, Mg प्लस O2 मिल करके बना रहे हैं MgO, ठीक है ना। अब Mg यहाँ पर क्या है, आपका सॉलिड फॉर्म में है, O2 आपका गैस के फॉर्म में है, और मिल करके MgO ये जो कि सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका अभिकारक होगा और ये आपका उत्पाद होगा, ठीक। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित होती हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, अक्सर आपने इस सारी ये अभिक्रियाएं जो है या इस तरह के चीजें देखी होंगी अपनी लाइफ में। लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। भोजन का पकना, ये भी एक अभिक्रिया है। अंगूर का किण्वन, मतलब अंगूर को सड़ा करके जब उससे शराब बनाई जाती है उस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया की ही एक प्रक्रिया है, ठीक है। और श्वसन, रेस्पिरेशन, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्लियर है। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया, इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो कुछ आपको संकेत इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे आपको मिलेगा उसमें से गैस निकलती हुई। कहीं कहीं किसी रिएक्शन में आपको देखने को मिल सकता है कि उसमें गैस जो है निकल रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। उसका रंग परिवर्तन हो रहा है, जो अभिक्रिया हो रही है, जो उसमें उत्पाद बन रहा है, उसमें रंग परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। ताप निकल सकता है या ताप का अवशोषण हो सकता है अभिक्रिया में, ठीक है। अवक्षेप बनाया जा सकता है अभिक्रिया में, ये प्रक्रिया भी आपको देखने को मिल सकती है। प्रकाश का निकलना, तो ये इस तरह की जो परिवर्तन है या चीजें या संकेत देखने को मिलेगी तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया तो हो चुकी। अब इस प्रक्रिया को हम कैसे समझाएंगे, कैसे दिखाएंगे, तो जिस माध्यम से दिखाएंगे, जिन प्रतीक चिन्हों का हम प्रयोग करेंगे, जिन समीकरणों का प्रयोग करेंगे, उसे हम फिर क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण, ठीक है। इसी के आगे हम आ जाते हैं रासायनिक समीकरण में, कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है।
ठीक, तो जैसे हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया, एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ बना रहे हैं, तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब इस अभिक्रिया को जब हम समीकरण में समझा दें तो उसे हम रासायनिक समीकरण कह देंगे। क्या होगा इसमें? किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा दिखाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसके माध्यम से? सूत्रों के माध्यम से या प्रतीक चिन्हों के माध्यम से दिखाना ही उस रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर है? जैसे एक आपको यहाँ पर इक्वेशन देखने को मिल जाएगा, Mg+O2 मिल करके बना रहे हैं MgO। ठीक है, हम क्या यहाँ पे मैग्नीज को ऑक्सीजन के साथ मिला रहे हैं। मैग्नीज यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन आपको गैस फॉर्म में है, मिलके MgO यानी सॉलिड ही बना रहे हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हमने तो बता दी कि मैग्नीशियम के साथ हमने ऑक्सीजन मिलाया और MgO सॉलिड हमने बनाया। इस अभिक्रिया को जब हम प्रतीकों के साथ इस तरह से इक्वेशन के साथ दर्शा दें तो ये हमारा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा C6H12O6+6O2। इसको हम देख रहे हैं उत्पाद क्या बन रहा है हमारा 6CO2 + 6H2O और एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको देखने को मिल रही है। किसका है ये एग्जाम्पल? रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और ये जो जिस तरह से हम लिख रहे हैं इसे हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आगे हम देखते हैं समीकरण को बैलेंस कैसे करें। ठीक है, अब हमने इक्वेशन तो बना लिया, लेकिन हम उसे बैलेंस कैसे करेंगे और बैलेंस करना क्या कहलाता है। देखिए, हम अभिकारक ले रहे हैं एक तरफ और उनका रिएक्शन आपस में करा रहे हैं, एक तरफ प्रोडक्ट यानी उत्पाद बन के निकल रहा है। ठीक है, तो जब अभिकारक और उत्पाद दोनों में जो भी हम पदार्थ, धातु, जो भी चीजें हम ले रहे हैं उनका जो परमाणु क्रमांक है वो आपस में बराबर होने चाहिए दोनों तरफ। चाहे अभिकारक की बात करें या उत्पाद की, आपस में दोनों की जो परमाणु संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए जब समीकरण में दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर कहाँ पे आपका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की परमाणुओं की संख्या समान होती है तब वह संतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका एक इक्वेशन है यहाँ पे 2H2 + O2 और = 2H2O, ये आपका उत्पाद बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम अभिकारक में दो चीजें हैं आपकी, H2 है और O2 है। ठीक है, यहाँ पे H2 का कितने नंबर्स में है, मतलब कितने इसमें आपकी परमाणु संख्या ली गई है? 2 ये है और 2 यहाँ पे लगा है, यानी कि 4 है। ठीक है, इधर हम O2 देख रहे हैं, ऑक्सीजन 2 परमाणु यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर उत्पाद की बात करें तो 2H2O यानी हाइड्रोजन आपका कितना है? 2 2 4 और ऑक्सीजन 2। ठीक है, तो ये क्या बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं? देखिए, अगर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं इस साइड 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है। उत्पाद में देख रहे हैं हम हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, इसका मतलब ये इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड है। ठीक है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या एक समान है, ये हमारा इक्वेशन एकदम एग्जैक्ट है, बैलेंस्ड है। ठीक है, और कभी कभी आपको क्या है बैलेंस करने के लिए आ जाएगा एग्जाम में आपके, क्योंकि ये आपका चैप्टर ही है, इसमें आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के जो रासायनिक समीकरण है उनमें आपको चीजें बैलेंस करने के लिए देगा एग्जाम में। ठीक है, तो कैसे करना है वो चीजें देख लेते हैं। ठीक, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, क्वेश्चंस हैं जिनको हमें क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हमें बैलेंस करना है। कैसे करना है सारी चीजें आपको बताती हूँ, इजी स्टेप्स में हम सारी चीजें सीख लेंगे। ठीक है, पहला इक्वेशन हम ले लेते हैं, ये इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड है या नहीं है देखते हैं, और नहीं है तो हम इसे बैलेंस करते हैं। कैसे करना है सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले दोनों साइड जो भी आपके पदार्थ दिए हैं, प्रोडक्ट दिए हैं, उनके हम क्या कर लेंगे, उनके परमाणु संख्या लिख लेंगे। ठीक है, और उनको फिर लास्ट में बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ दिया है हाइड्रोजन की संख्या 1 दिया हुआ है, नाइट्रोजन यहाँ पर स्वतंत्र है यानी 1 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 3 है। ठीक है ना, साथ ही इस इक्वेशन को लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम यहाँ पर आपको स्वतंत्र दिख रहा है यानी कैल्शियम की संख्या यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ब्रैकेट के बाहर 2 है लेकिन दोनों के लिए ये काउंट होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। क्लियर है?
चलिए प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। कैल्शियम स्वतंत्र है, यानी कैल्शियम की संख्या यहाँ पर 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन स्वतंत्र है, नहीं, ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, बाहर 2 दिया है, यानी आपका 2 इसमें काउंट होगा, तो नाइट्रोजन की संख्या आपको 2 यहाँ पे मिलेगी। ऑक्सीजन यहाँ 3 है और 2 है, 3 दूनी 6, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये संख्या लिखने में गलती नहीं करिएगा पहले, क्योंकि ये जरूरी है आपको पता होना कि पहले कितनी संख्या है, तभी जाके हम बैलेंस कर पाएंगे चीजों को, ठीक है। अब इसमें आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो चीजें पहले से दी है वो अभी हमने लिखा है। अब हम बैलेंस करेंगे चीजें। देखिए इस साइड हाइड्रोजन 1 है और इधर जा रहे हैं तो हाइड्रोजन आपको 2 मिल रहा है, ठीक है। यानी हमको हाइड्रोजन इधर भी 2 करने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 का गुणा करा देंगे। 2 का गुणा कराएंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, नाइट्रोजन हमारा हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 है पहले से, 2 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 तिहाई 6, ऑक्सीजन हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, और भी हाइड्रोजन है, हाँ हमारे इस तरफ इक्वेशन की इस साइड हाइड्रोजन और भी हैं, ये भी आपको टोटल होगा, इस साइड की संख्या है तो इधर ही टोटल होगा ये, ठीक है। 2 हाइड्रोजन ये है, 2 इधर है, यानी टोटल 4 हाइड्रोजन है। दूसरी साइड जा रहे हैं तो हाइड्रोजन हमें 2 मिल रहा है, 2 कम है, तो हम क्या करेंगे, 2 का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 दूनी 4, ऑक्सीजन भी हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन कितना, 2 2 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, इक्वेशन हो गया आपका क्लियर। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इस साइड आपका 2 है, इधर देखते हैं नाइट्रोजन आपका 2 है, ये आपका बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 6 है और नीचे भी 2 है, तो दोनों मिला के 8 है। इस साइड आपको ऑक्सीजन 8 मिल रहे हैं, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, तो यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ 1 है 2 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और ये 6 पहले से, तो 8 हो गए। अब ये जो संख्या है हमने बैलेंस की है, अब इसको हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए हमने 2 का मल्टीप्लाई कराया है इनके साथ में, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, यानी 2HNO3 प्लस CaOH2 एरो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया है तो इसको एज इट इज उतार देंगे, NO3 बाहर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई कराया था हमने इक्वेशन के इस तरफ, 2H2O, ये हमारा इक्वेशन बनेगा, क्लियर है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं स्टेटमेंट, दूसरा हम इक्वेशन देखते हैं, उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक, दूसरा इक्वेशन हमारे सामने है जिसमें NaOH प्लस H2SO4 है, इस साइड आपको Na2SO4 प्लस H2O मिल रहा है, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। सेम वही चीजें करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे। हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो चीजें हमारे पास पहले से दी है वो नंबर हम लिख लेते हैं। Na यानी सोडियम यहाँ पर दिया है आपका 1, ठीक है। ऑक्सीजन स्वतंत्र है, यानी इसका नंबर दिया हुआ है 1। हाइड्रोजन कितना है, 1, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, सोडियम कितना है, 1 और ऑक्सीजन है 4, ठीक, ये हो गया। इक्वेशन की दूसरी साइड आते हैं, सोडियम कितना है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसकी संख्या, सोडियम है 1, सॉरी सल्फर आपका 1 और ऑक्सीजन है 4, ठीक। इसी तरह यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आपका 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1 दी हुई है। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। देखिए सोडियम आपका यहाँ पे कितना है, 1 है, लेकिन इधर सोडियम आपका 2 दिया हुआ है, तो आप कुछ भी नहीं करिए, सीधे आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा इधर इक्वेशन में, अब सोडियम हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हो जाएगी, ये पूरी NaOH के साथ पूरा मल्टीप्लाई होगा 2 का, ध्यान रखिएगा। अगर हम किसी एक के साथ कर रहे हैं तो उससे जुड़े जो भी प्रोडक्ट होंगे, तत्व होंगे, उन सभी के साथ गुणा होगा बराबर, ठीक है। हाइड्रोजन 1 है, 2 से गुणा हो जाएगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए सोडियम 2 है, सोडियम इधर भी 2 है, बराबर हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और नीचे 1 4 है, 4 2 6 है। अब इस साइड देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, 4
लेकिन यहाँ पर कम पड़ रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करेंगे, आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 2 नहीं 4, हाइड्रोजन हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन की संख्या 2। अब देखिए ऊपर 4 है और नीचे आपके 2 है, कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, नीचे 4, 4 2 6, ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर लिया। हाइड्रोजन कितना है, ये है 2, यहाँ पे 2 यानी 4 है, और इस साइड देखना है तो 2 2 नहीं 4, 4 हाइड्रोजन है। अब ये सारी चीजें बैलेंस्ड हो गई हैं। जिस संख्या का हम जहाँ पे गुणा करने वाले हैं उसको हम पुटअप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का गुणा किए हैं, मतलब इस प्रोडक्ट में हमने 2 का गुणा किया, तो ये हो जाएगा 2NaOH प्लस H2SO4, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। दूसरे साइड Na2SO4 और यहाँ पे 2H2O हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा। क्लियर है। और एग्जांपल है 1 2 और देख लेते हैं। जैसा तीसरा इक्वेशन है हमारे पास, देखिए NaCl AgNO3 और AgCl और प्लस NaNO3, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब हम यहीं पर देख करके आप बता सकते हैं कि इक्वेशन हमारा बैलेंस है या नहीं है, इसे बैलेंस करने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए सोडियम यहाँ पर कितना है, स्वतंत्र है, 1 है, सोडियम इस साइड 1 है, स्वतंत्र है, ठीक है। क्लोरीन जो है यहाँ पर स्वतंत्र है यानी 1 है, अगर हम इस साइड आ रहे हैं तो यहाँ पे भी क्लोरीन हमें स्वतंत्र मिल रहा है, ठीक है। Ag यहाँ पर 1 है वैल्यू, इस साइड जा रहे हैं तो Ag हमें यहाँ 1 मिल रहा है। NO3 यहाँ पर 3 आपको मिल जाएगा, NO3 आपको यहाँ स्वतंत्र अलग से मिल जाएगा। ये इक्वेशन आपका पूरी तरह से बैलेंस्ड है, इसमें कुछ भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। एक लास्ट इक्वेशन और देख लेते हैं और आपको बहुत अच्छे से इक्वेशन करना जो है आ जाएगा, ठीक है। आप बैलेंस कर पाओगे इक्वेशन को बहुत आसानी से, बस जो प्रोसेस मैंने बताया इसी को आप फॉलो करिएगा, इसी स्टेप को आप फॉलो करिएगा, ठीक है। ये लास्ट इक्वेशन है हमारा, इसको देख लेते हैं आज के लिए। जैसे BaCl2, ठीक है, बेरियम क्लोराइड दिया है इधर और H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट दिया है, ठीक है। अब दूसरे साइड आपका इक्वेशन दे दिया है, उसका उत्पाद दे दिया है। हम सेम वही चीजें करेंगे जो करते आए हैं, ठीक है। बेरियम कितना है, यहाँ पे स्वतंत्र है, 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है। इस वाले इक्वेशन में देखते हैं, इस वाले पदार्थ में तो हाइड्रोजन आपका 2 दिया हुआ है, सल्फर आपका 1 है और ऑक्सीजन है कितना, 4। ये हो गया, ये हो गया आपका अलग, ठीक है। इक्वेशन के इस साइड आते हैं, बेरियम की संख्या दी हुई है 1, सल्फर आपका दिया है 1, ऑक्सीजन दिया है 4, ठीक है, ये हो गया। दूसरा इस वाले पदार्थ में देखते हैं प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 1, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, बेरियम इस साइड 1 है, इस साइड भी आपको 1 मिल जाएगा, ये बैलेंस है, इसमें कुछ भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है और क्लोरीन लेकिन यहाँ पर 1 है, तो किधर साइड हमें 2 मल्टीप्लाई कराने की आवश्यकता है, जहाँ कम है हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे इस साइड में। तो हाइड्रोजन आपका यहाँ 1 है, 2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब क्लोरीन दोनों साइड बैलेंस्ड हो गया है, ठीक है ना। बेरियम आपका बैलेंस हो गया है, क्लोरीन आपका बैलेंस हो गया है। अब हाइड्रोजन इस साइड आपको 2 है, इधर भी आपको 2 मिल जाएगा, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन आपका 4 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस, इसको हम लिख देते हैं। हमने केवल 2 का मल्टीप्लाई कराया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, बाकी आपका इक्वेशन सही है, एज इट इज ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कि इसमें कितने टाइप्स के रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो 5 टाइप आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है, जिसमें पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जिसका इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, मतलब चीजें इसमें मिल रही होती हैं। दूसरा अपघटन अभिक्रिया, इसमें क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन होगा रिएक्शन में, ठीक है, क्या हो जाएंगे, तत्व टूटेंगे, मिल करके जब पदार्थ बनाए, उत्पाद बनाए, उसे हम बोलेंगे संयोजन, यानी संयोग से बन रहे हैं। अपघटन में क्या होगा, चीजें टूटेंगी, मतलब एक पदार्थ टूट करके अलग अलग अभिकारक बनाएगा जिससे वो बना हुआ है, ठीक है।
दोहरा विस्थापन क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, जो एक एक्टिव पदार्थ होगा ना, वो दूसरे पदार्थ को, जो दूसरा उत्पाद होगा उसको क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और उसके उत्पाद को जो है विस्थापित करेगा। हम इसे एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे कैसे होगा ये सारी चीजें। दोहरा विस्थापन, इसमें क्या हो जाएगा, जो उत्पाद के पदार्थ होंगे वो क्या करेंगे, अभिकारक हो चाहे उत्पाद के, वो आपस में जो भी उनके संबंधित उत्पाद हैं उनको विस्थापित कर देंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो दोहरा, जब दो दो उत्पाद ऐसा करें तो उसे दोहरा विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या होगा, और यह अपचयन। ऑक्सीकरण को एक और नाम से जाना जाता है उपचयन, ऑक्सीडेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो उपचयन में क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, यानी ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ रहा होगा, या फिर हाइड्रोजन टूट रहा होगा, अलग हो रहा होगा। ठीक है, अपचयन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है अलग हो रहा होगा या हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा, तो वह अभिक्रिया आपका रिडक्शन कहलाएगा। इन सभी को थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं क्या होती है एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, पहला प्रकार जैसे हम देखने वाले हैं, पहला प्रकार है आपका संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपका ओवरव्यू बताया था मोटा मोटा, कि दो या अधिक पदार्थ मिलकर के जब एक नया पदार्थ बनाए उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका CaO प्लस H2O मिलकर के CaOH2 बना रहे हैं। ठीक है, दो पदार्थ है आपस में, CaO है और इधर H2O है, तो मिलकर के CaOH2 बना रहे हैं। ठीक है, एक उत्पाद बना रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, मिल करके बना रहे हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह दूसरा हम देखते हैं अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होता है, तो देखिए, एक यौगिक क्या होगा, टूट करके दो या अधिक पदार्थों में बदल जाते हैं, यानी एक उत्पाद होगा और टूट करके अपने अभिकारकों में ये बदल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2H2O, पहले से ये पानी है। ठीक है, H2O है, पानी का ये आपका अणु है, ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, 2H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु बनाएगा टूट करके। ठीक है, तो क्या कर रहा है, एक उत्पाद जो है, एक यौगिक टूट करके एक या अधिक पदार्थों में बदल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तीसरा टाइप है आपका रासायनिक अभिक्रिया का विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या होता है, एक अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है। ठीक है, जो पदार्थ बहुत ज्यादा एक्टिव है, किससे कंपेयर, दूसरे पदार्थ के। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जल्दी से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद जो दूसरा पदार्थ है उसके जो भी यौगिक या कंपाउंड्स होंगे उसको विस्थापित कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा। ठीक है, यानी वहां से रिप्लेस करके वो अपनी ओर ले आएगा, खींच लेगा। ठीक है, और इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं Zn प्लस CuSO4। ठीक है, Zn प्लस CuSO4 ले रहे हैं, इक्वेशन की दूसरे साइड देखिए ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, जिंक और कॉपर की अगर हम बात करें तो जिंक जो है ज्यादा एक्टिव होता है कॉपर के मुकाबले में। ठीक है, ये तेजी से क्या करता है, आयंस को है रिलीज करता है। ठीक, इसलिए वो क्या करता है, कॉपर के मुकाबले ज्यादा एक्टिव होता है, और ये कॉपर के पास इस सल्फेट को क्या करेगा, सल्फेट को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और इसके जो सल्फेट है इसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करके उसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, और जो दूसरा पदार्थ यानी कॉपर है उसको वो रिलीज कर देगा, सेपरेट कर देगा। तो ये क्या किया, कॉपर से उसका जो सल्फर है उसको ले करके वो अपना एक अलग जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को वहां पे रिलीज कर देगा। तो ये क्या कर रहा है, पदार्थ को, ये यौगिक को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो वीडियो आप कंटिन्यू देखते चलिएगा, सारी चीजों को हम, ये पूरा चैप्टर हमारा आज की वीडियो में कवर हो जाएगा, परेशान नहीं होइएगा। जो आपको चौथा टाइप है रासायनिक अभिक्रिया का, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। दोहरा विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, दो चीजें होंगी, मतलब दो अगर उत्पाद है तो दोनों अपने अपने कंपाउंड को जो है विस्थापित करेंगे। कैसे, एक इक्वेशन हम देख लेते हैं, जैसे Na2SO4 प्लस
BaCl2। अब इधर देखिएगा क्या हो जाएगा, इधर आपका सोडियम है और सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, इधर क्या है, बेरियम क्लोराइड है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, जो बेरियम है आप क्या करिएगा, सल्फर के साथ रिएक्शन कर लेगा, और जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर लेगा, आपस में कंपाउंड को ये एक्सचेंज कर लेंगे, विस्थापित कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सोडियम क्या किया है आपका, Cl को लेकर के अलग हो जाता है। ठीक है, और बेरियम जो है सल्फर के साथ आपकी क्रिया करके ये अलग तत्व बना लेता है। तो इस तरह की जब अभिक्रिया आपको देखने को मिले जहां दो दो यौगिक आपस में अपने कंपाउंड्स को एक्सचेंज करें, विस्थापित करें, उसे दोहरा विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट हम लास्ट देखते हैं अभिक्रिया का प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में अंतिम जो है, लास्ट है हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीकरण को एक चीज और बोला जाता है उपचयन। ठीक है, क्या कहा जाता है, उपचयन। अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण के नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का जुड़ना होगा या फिर हाइड्रोजन का हटना होगा। उस अभिक्रिया में या तो ऑक्सीजन जुड़ेगी या हाइड्रोजन हट रही होगी, और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, उपचयन। ध्यान रखिएगा, ये अभी एक और एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा इसमें जब हम पढ़ेंगे संचारण। अपचयन, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। उल्टा कर दीजिए, ठीक है, उपचयन को उल्टा कर दीजिए, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ये क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। दोनों के लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एक। जैसे पहला आपका एग्जाम्पल है 2Cu + O2। ठीक है, क्या बना रहा है, 2CuO। अब देखिए पहला ये कौन सी अभिक्रिया हुई, आपने डेफिनेशन पढ़ लिया कि ऑक्सीजन जहां जुड़ रही होगी वो आपका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा या उपचयन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, अगर रिएक्शन देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, CuO + H2 मिल करके बना रहे हैं Cu + H2O। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, अपचयन की क्रिया हुई, रिडक्शन हुआ। इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और आपका ऑक्सीजन रिलीज होगा। ठीक है ना, ये दोनों इक्वेशन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ये था क्या चीज, हमारा अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के पूरे प्रकार। कुछ कुछ छोटे छोटे और टर्म्स हैं, उसको देखते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। जैसे संचारण। संचारण ये क्या होता है, तो देखिए जब कोई पदार्थ हम खुले में छोड़ देते हैं या बहुत समय के बाद उसमें क्या होता है, जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है या फिर नमी के संपर्क में आता है या कुछ दूसरे रासायनिक तत्वों या यौगिकों के संपर्क में आता है, तो वो अपने ऊपर जो है एक तरह का परत जो है, एक तरह की लेयर जो है बना लेता है। वो ऑक्सीडाइड की परत हो सकती है, दूसरे कोई यौगिक की परत हो सकती है, जिससे उसमें क्या होता है, बहुत सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो अपना मूल स्वरूप जो है खो देता है। ठीक है ना, तो इस तरह की जो प्रक्रिया जो आपको देखने को मिलता है, ये परिवर्तन जो देखने को मिलता है, इसे ही हम संचारण कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, जब कोई धातु हवा में मौजूद ऑक्सीजन, नमी या अन्य रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे वह अपनी ऊपरी सतह पर ऑक्साइड या अन्य यौगिक बना लेती है, और इस प्रक्रिया को ही संचारण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोहे में जंग लगना। ठीक है, लोहे में जंग लगना संचारण की अभिक्रिया है। ठीक, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। कई बार आप देखते हैं बहुत जब पुराना हो जाता है चांदी तो कैसी काली पड़ने लगती है। ठीक है ना, किसके कारण होता है, संचारण के कारण होता है। ठीक है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। तांबे के, पीतल के पुराने बर्तन देखिए कैसे हो जाते हैं, वो हरे हरे रंग के दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो वो प्रक्रिया क्यों होती है, ऐसा संचारण की अभिक्रिया के कारण होती है। ठीक है, इसके अलावा विकृति गंधिता एक और छोटा सा टर्म है आपके चैप्टर में, जिसे हम समझ लेते हैं। ये क्या होता है, विकृति गंधिता। वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद, गंध बदल जाता है, और इस प्रक्रिया को विकृति गंधिता कहते हैं। क्या होता है, जो ऑयली फूड होते हैं आपके, अगर ज्यादा समय तक रख दिया जाए तो क्या होगा, या तो उसमें से बदबू आने लगती है या उनका रंग या स्वाद जो है बदल जाता है। ठीक है, फिर वो खाने योग्य नहीं रह जाती हैं। तो ऐसा क्यों हो जाते हैं, तो वो खाद्य पदार्थ एक समय के बाद विकृत गंधित हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है, तो देखिए उसमें होती है उपचयन की क्रिया, यानी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया
क्रिया होने के कारण ऐसा होता है। आपने देखा होगा कि जैसे आप चिप्स वगैरह खाते हो, नमकीन खाते हो, बिस्किट खाते हो, तो वो पहले से अब तुरंत तो बन करके आपके हाथ में आती नहीं है। 1 से 2 महीने के बाद जब वो बनती है फैक्ट्री में, फिर बन करके आपके डिलीवर होती है, फिर शॉप से हो करके आपके पास आती है। मतलब उस प्रोसेस में 2 से 3 महीने का समय लगता है। तो क्या इतनी देर में कोई भोजन सुरक्षित रह सकता है? नहीं, क्योंकि चिप्स वगैरह, कुरकुरे, ये सारे क्या है, खाद्य पदार्थ हैं। इन्हें कुछ टाइम के बाद डिस्पोजल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण की जो क्रिया है उसको रोका जाता है, यानी उपचयन की क्रिया उसमें रोका जाता है। तो ऐसा कैसे होगा? तो जो रैपर यूज होता है ना, उस रैपर में से ऑक्सीजन को हटाया जाता है, ठीक है, पूरी तरह से हटाया जाता है, और उस रैपर में नाइट्रोजन आपका, ठीक है, नाइट्रोजन जो है भरा जाता है, फिलिंग की जाती है। तो नाइट्रोजन की फिलिंग करने के बाद रैपर को पैक किया जाता है, उसके बाद वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, ठीक है। जो आपका खाद्य पदार्थ है लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है इस प्रक्रिया से। इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी वो धीमी हो जाएगी या लंबे समय तक के लिए रुक जाएगी। तो ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि विकृति ग्रंथि तक कितना इंपॉर्टेंट है आपके दैनिक जीवन में, ठीक है। लास्ट आपका देखते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ये क्या होते हैं? हाँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। इसी का विपरीत होता है ऊष्माशोषी, जिसमें क्या हो जाएगा, ऊष्मा जो है आपकी शोषित यानी अवशोषण किया जाता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख लीजिए, अगर ऊष्माक्षेपी की बात करें तो कोयला या लकड़ी का जलना, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, जब हम कोई लकड़ी या कोयला को जलाते हैं तो उसमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, आग तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही लगाई जा सकती है, ठीक है, और कार्बन कोयले में होता है कार्बन। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, CO2 प्लस हीट, ठीक है। तो ये हीट यानी ऊष्मा, ऊष्मा क्या हो रही है, यहाँ पे रिलीज हो रही है, निकल रही है, ठीक है। वही दूसरा हम देखते हैं श्वसन। श्वसन में क्या होता है, देखिए ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटता है, ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, क्या रिलीज करता है, CO2। हम श्वसन करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हमारे जो ग्लूकोज है टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो CO2 को रिलीज करता है प्लस H2O रिलीज करता है, साथ में ये क्या है, एनर्जी क्रिएट करता है, ठीक है, क्या करता है, एनर्जी क्रिएट करता है, आपकी ऊर्जा बनाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको कहाँ मिलता है, श्वसन में यानी रेस्पिरेशन में, और ये प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। इसके अलावा आपका लास्ट है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा का शोषण होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण हो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, फोटोसिंथेसिस, ये किसमें होती है, पौधों में होती है, ठीक है। पौधे अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। क्या होता है इसमें कि आपका 6CO2, ये जैसे आपका इक्वेशन लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड और भी पानी की मदद से प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। क्या कराते हैं, वो ग्लूकोज निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, एक पौधों का फोटोसिंथेसिस और मनुष्य के द्वारा जो रेस्पिरेशन आपकी जो रहती है प्रक्रिया, ठीक है, ये दोनों पैरेलल और उल्टा चलती हैं। जो फोटोसिंथेसिस है वो किस में आ जाएगा, ऊष्माशोषी में आ जाएगा, और जो आपकी रेस्पिरेशन है उसमें वो ऊष्माक्षेपी में आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों आप एक साथ लेकर के इसे पढ़ सकते हो, ठीक। तो ये आपका पूरा चैप्टर 1 था। हमने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण कैसे बैलेंस करते हैं वो देख लिया, उसके हमने टाइप्स देख लिए, संक्षारण क्या होता है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी क्या होता है, विकृति गंधिता क्या होती है, सारी चीजें, सारे फैक्ट हमने पढ़ लिए हैं। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।